अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तमाम स्टूडेंट्स अलाइंड हो जाएं, हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आज हम टास्क हमारा क्या है कि कल जो हमारा टेस्ट होगा उसको हमने बेसिकली चैप्टर 2 का टेस्ट है, 7 एसएलओज हैं, उनको मैं रिवाइज करवा दूं सारा आज, और आज चैप्टर भी खत्म करना है हमने। तो पहले हम चैप्टर वाइंड अप कर लें, जो कल लास्ट पे एक छोटी सी बात रह गई थी। उसके बाद सारे चैप्टर को हम रिकॉल करेंगे, दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे, और दोबारा पढ़ने में मसला नहीं होगा क्योंकि हमें चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब हमने एक दफ़ा उनको रिकॉल करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग बात कर रहे थे लास्ट एसएलओ पे। लास्ट एसएलओ क्या है उसको मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूं, फिर हम उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट एसएलओ था एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के असर को बयान करना है ऑन सॉल्युबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा और कैसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब कैसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा और कैसे सैचुरेटेड बनेगा, टेम्परेचर में इसका क्या किरदार है, ये हमने डिस्कस करना है। कल मैंने टर्म्स को क्लियर किया था, आज मैं इस एसएलओ को पूरा आपको समझाता हूं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, आप सबको पता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सारे का सारा सल्यूट, ऑल सल्यूट, सारे का सारा सल्यूट, सल्यूट बोलते हैं उस चीज को जो आपने इसमें केमिकल डाला है, पानी में डिसॉल्व होने के लिए डाला है, जैसे शुगर है, जैसे सॉल्ट है, तो शुगर को हम सल्यूट कहते हैं और पानी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। तो अगर चीनी जो आपने पानी में डाली है, ऑल सल्यूट अगर डिसॉल्व हो गया है, तो हम बोलेंगे सोल्यूशन क्या है, अभी अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर केमिकल नीचे बैठना शुरू कर दे, प्रेसिपिटेट होना शुरू कर दे, उसके क्रिस्टल्स नीचे बैठना शुरू कर दें, हल ना हो, तो समझ लें सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड। और एक सुपर सैचुरेटेड भी होता है। सुपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड के बाद आता है। आपको पता चल गया है कि केमिकल मजीद हल नहीं हो रहा, आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने पर किसी तरह से आपने पानी को गर्म कर लिया, और उस गर्म करने की वजह से जो केमिकल हल नहीं हुआ था वो भी हल हो गया। अब ये आपने सैचुरेटेड से दोबारा इसको क्या कर दिया, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से दोबारा आपने क्या कर दिया, अनसैचुरेटेड, क्योंकि सारा कुछ जो बैठा था नीचे वो हल हो गया। अब आपने मजीद सल्यूट डाला, मजीद सल्यूट डाला, फिर टेम्परेचर आपने ज्यादा किया, वो भी हल हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप गर्म भी करोगे, टेम्परेचर भी प्रोवाइड करोगे, पानी को गर्म भी करोगे, मजीद सल्यूट हल नहीं होगा। उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जामे शीरी बनाने के लिए आप लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें चीनी डालते हैं, वो सैचुरेटेड होता है, उसमें चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो जलेबियां निकालने के लिए जो आप शुगर सिरप इस्तेमाल करते हैं, वो आपने स्पेशली पानी को गर्म करके चीनी को हल किया होता है। वो जो जलेबियों वाला शुगर सिरप होता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर शुगर है, वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सुपर सैचुरेटेड। अब इन तीनों बातों को जहन में रखते हुए कल मैंने आपको एक सिमुलेशन दिखाई थी, उस सिमुलेशन को आज हम दोबारा देख लेते हैं। ये सिमुलेशन सेकंड फर्स्ट लिंक वाली जो है वो प्ले करते हैं जरा। उस सिमुलेशन में मैंने क्या दिखाया था, सिमुलेशन जी स्टूडेंट्स, तो सिमुलेशन प्ले हो गई है। अब सिमुलेशन के अंदर क्या है, सिमुलेशन ऑफ हीट के बारे में आपको मैंने बताना है। इसको इसके मुताबिक अलाइन करें ना पहले। If you play sports or are generally active, इसको स्क्रीन को मैनेज करें इसके मुताबिक, इसको छोटा करें यहाँ पे, ठीक है, बस ऐसे हम, ठीक है, ओके, ठीक हो गया, बस ओके। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ये बैग है, इस स्पोर्ट्स बैग को जिसे हम अक्सर इंजरी में यूज करते हैं एज अ हॉट बैग, एज अ कोल्ड बैग, तो मैंने कल देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम पानी में डालते हैं। मतलब आप इस बैग में देखो, इस बैग के अंदर पानी है, जैसे ही ये वाटर बैग फटेगा
और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिक्स होगा तो आप देखो 74 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो ये बेटा कोल्ड बैग है, सॉरी हॉट बैग है। इंजरी को अगर आपने वार्म, इंजरी वाले पार्ट को अगर आपने हीट प्रोवाइड करनी है तो ये हॉट बैग यूज करोगे। अगर आप सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा जैसे ही सोडियम क्लोराइड पानी में हल होगा तो टेम्परेचर गिरेगा, तो ये कोल्ड बैग है। यहां से हमें जो चीज कल समझ आई थी वो ये समझ आई थी, हाँ जी दोबारा जरा पीपीटी पे जाएं। आगे लास्ट पे हमें ये समझ आया कि अगर आप किसी साल्ट को जो कि इस केस में सल्यूट है उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो कुछ साल्ट पानी में हल होने पे डिसॉल्व हो जाते हैं और साथ में क्या रिलीज करते हैं बेटा, हीट रिलीज करते हैं। ऐसे प्रोसेस को बेटा हम एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। और कुछ साल्ट वो जब पानी में हल होते हैं तो हल नहीं होते, उनको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो पानी में हल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। हीट देते नहीं है बल्कि हीट का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को पानी में हल करने के लिए। तो इस तरह के सॉल्ट्स का जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तमाम टीचर्स जो क्लास में अवेलेबल हैं वो बच्चों से ये क्वेश्चन अरेज करें कि केस 1 और केस 2 किस केस में बैग कोल्ड हो जाएगा और किस केस में बैग हॉट हो जाएगा, किस केस में बैग गर्म हो जाएगा और किस केस में बैग ठंडा हो जाएगा। शाबाश, तमाम बच्चे अपने अपने टीचर्स को जवाब दें। केस 1 के अंदर शाबाश, आप सबने सही जवाब दिया होगा। जिन जिन बच्चों ने सही जवाब नहीं दिया वो सुन लें। केस 1 के अंदर चूंकि हीट रिलीज हो रही है तो केस 1 के अंदर जो बैग है हॉट बैग हो जाएगा, या पैक कर दो, हॉट पैक जो है वो हॉट हो जाएगा। और सेकंड केस के अंदर चूंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, साल्ट ने हीट को जज़ब कर लिया अपने आप को हल करने के लिए, तो सेकंड केस में जो बैग है वो कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड पैक हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि मोर देन 95% साल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और पैक को कोल्ड करते हैं। लेस देन 5% साल्ट ऐसे हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं और पानी को हॉट कर देते हैं, यानी कि पैक को गर्म कर देते हैं। तो ज्यादातर आप लोग लैब के अंदर जिन सॉल्ट्स को डील करोगे वो सॉल्ट पानी में हल होने के लिए हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तभी हल होंगे। अब सब बच्चे कॉमन सेंस के साथ सोचें, मुझे स्क्रीन में लेके सब बच्चे कॉमन सेंस के साथ सोचें। अगर साल्ट को हल करना है पानी में और हीट देनी है तो उसने हल होना है, तो ये ज्यादातर साल्ट कौन सा प्रोसेस शो करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आपका एक टेस्ट है, ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है। काइंडली सारे बच्चे ग्राफ को देखें, ज्यादातर ग्राफ ऊपर को जा रहा है, टेम्परेचर्स के बढ़ने पे ग्राफ ऊपर को जा रहे हैं। क्या मतलब है, ग्राफ्स के ऊपर जाने का मतलब क्या है, शाबाश, टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जितने भी सॉल्ट्स का ग्राफ ऊपर है, जैसे ही उनको मैं पानी में डालूंगा तो वो पानी में डिसॉल्व होंगे। क्या एब्जॉर्ब करके, हीट एब्जॉर्ब करके। जैसे जैसे मैं उन्हें हीट प्रोवाइड करता जाऊंगा वैसे वैसे वो साल्ट पानी में क्या होते जाएंगे बेटा, डिसॉल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे वो पानी में डिसॉल्व होते जाएंगे। इसका मतलब कि जितने भी ग्राफ आपको ऊपर नजर आ रहे हैं जिसमें NaNO3 है, कैल्शियम क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, KNO3 है, K2Cr2O7 है,
KClO3 है, KCl है, NaCl है, जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे साल्ट ऐसे हैं कि जैसे ही उनको पानी में डालोगे और उन्हें आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आसान लफ्जों में बताऊं, टेम्परेचर के बढ़ाने पर इनकी सॉलिबिलिटी में क्या होगा, इजाफा होगा। सॉलिबिलिटी बोलते हैं हल होने की सलाहियत, उसको सॉलिबिलिटी कहते हैं। अब टास्क ये है आपके सामने स्टूडेंट्स कि मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, उसमें पानी है, उस पानी में साल्ट है, ये साल्ट नीचे बैठा हुआ है। तो कौन बच्चा बताएगा साल्ट जो हल हो गया वो तो हो गया, जो नीचे बैठा हुआ है अपने अपने टीचर्स को बताएं। जब साल्ट नीचे बैठ जाता है, हल नहीं होता, केमिकल नीचे बैठ जाता है, तो तब ये सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड। अब मैं चाहता हूं कि नीचे बैठा हुआ साल्ट भी पानी में हल हो जाए, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जो हीट को जज़ब करेगा तो ही साल्ट हल होगा। तो शाबाश, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बर्तन के अंदर हीट एंटर होगी, और हीट के एंटर होने से क्या होगा, मजीद हीट साल्ट एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को पानी में हल करेगा। और एक टाइम के बाद ये सारे का सारा साल्ट जो नीचे बैठा था वो इस पानी में मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, अब सॉल्यूशन पहले सैचुरेटेड था, क्योंकि साल्ट सारा हल हो गया, तो अब ये दोबारा क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो बेटा हमारा एसएलओ कंप्लीट हुआ कि हम टेम्परेचर को बढ़ाकर सॉल्यूशन को सैचुरेटेड से क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड कर सकते हैं। अगले 10 मिनट में मैं पूरा चैप्टर रिकॉल करने लगा हूं, फिर आपके जो क्लास में टीचर्स हैं वो आपको फर्दर गाइड करते हैं। जो भी क्वेश्चन आप उनसे करें, मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं मेरे से करें। तो अभी मैं क्या करने लगा हूं, सारा जो चैप्टर है वो रिकॉल करने लगा हूं जी। स्टूडेंट्स, एक दफा जिन एसएलओस को आपने इन चैप्टर्स में पढ़ा है वो देख लें, फुल स्क्रीन कर दें। आपने इस चैप्टर में मैटर को डिफाइन किया, सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस, स्टेट दैट द डिस्टिंग्विश मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमनली ऑब्जर्व स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर्टिकुलरली डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। आपने आइडेंटिफाई किया किसको, सिमिलैरिटीज हासिल की प्लाज्मा से, इंटरमीडिएट स्टेट से और एक्सोटिक स्टेट से। और लास्ट में आपने क्या पढ़ा, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, उसमें डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स पढ़ा। फिर आपने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस देखा, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया, कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, मिक्सचर्स एज एन एग्जांपल ऑफ ईच। और लास्ट में आपने टेम्परेचर का असर देखा सॉलिबिलिटी पर एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है और कैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो काइंडली सब बच्चे देखते जाएं। मैटर क्या होता है, हर वो चीज जो जगह घेरती है, जिसका वजन है, वो मैटर है, पढ़ा आपने। उसके बाद आपने पढ़ा इसकी दो हालतें होती हैं, एक फंडामेंटल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दूसरी कौन सी थी, एक्सोटिक स्टेट, जिसमें हाई टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर था, कंबाइंड स्टेट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, इसको हमने डिटेल से देख लिया था। मटेरियल पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमने इसको डिटेल से देख लिया था, सारा दोबारा नहीं पढ़ा सकता। तो सबसे पहले हमने मैटर की कौन सी टाइप्स को पढ़ना शुरू किया था, फंडामेंटल स्टेट्स को पढ़ना शुरू किया था। फंडामेंटल स्टेट्स के अंदर बेटा क्या क्या पढ़ा था हमने, शाबाश। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड फिक्स इन शेप, पार्टिकल अपनी जगह फिक्स होते हैं, फ्लो नहीं करते, कंप्रेशन नहीं होती, फ्लूइडिटी नहीं होती, इनकी डेंसिटी काफी हाई होती है। लिक्विड्स में देखा था हमने, लिक्विड्स पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, डेंसिटी लो होती है, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा ये एक्वायर कर लेंगे। उसके बाद हमने इनकी एप्लीकेशंस भी देखी थी। गैस को देखा था, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो एक्वायर कर लेंगे, बड़ी लो डेंसिटी होती है, फ्लो भी करते हैं, और
एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद फर्दर हमने अगले लेक्चर में देखा एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर में बेटा हमने 3 तरह के देखे थे, हाई टेम्परेचर देखा था, लो टेम्परेचर देखा था और कंबाइंड स्टेट देखा था। एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या था? एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर वो था जो एक्सट्रीम कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या था? या तो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर था या अल्ट्रा हॉट टेम्परेचर था। ठीक है, इसमें हमने हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और कंबाइंड स्टेट वाले जो स्टेट ऑफ मैटर थे वो देखे थे। फोकस हमने हाई टेम्परेचर स्टेट पे पहले किया और इसमें किसको पढ़ा? शाबाश, प्लाज्मा। कैसे बनता है प्लाज्मा? जब आप किसी गैस में से करंट पास करते हैं या उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाती है। गैस के आयोनाइज होने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं तो फिर एक मिक्सचर सा बन जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आता है। तो ये जो मिक्सचर है इसका नाम था प्लाज्मा। खास बात क्या थी प्लाज्मा की? कि प्लाज्मा रोशनी देता है, ग्लो करता है। कायनात में जहां पर भी प्लाज्मा पाया जाएगा वहां से आपको रोशनी मिलेगी। ठीक है, इसकी मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दी थी, जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होता है उसके नतीजे में प्लाज्मा क्रिएट होता है। फिर आपको लो टेम्परेचर स्टेट पढ़ाया था बेटा, लो टेम्परेचर स्टेट में पढ़ाया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस स्टेट ऑफ मैटर को बनाने के लिए आपको 273 यानी -273 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाना पड़ता है। इतना कम टेम्परेचर होता है कि यहां पर तमाम एटम्स, होता क्या है बीईसी, तमाम एटम पहले रैंडमली मूव कर रहे थे। रैंडमली मूव करने की वजह से वो गैस थे या लिक्विड थे, हमने उनका टेम्परेचर लो डाउन किया, इतना लो डाउन किया कि वो सारे एटम्स एक जैसे हो गए, यानी उनकी मूवमेंट एक जैसी हो गई। इसके लिए जो मैंने एनालॉजी दी थी कि अगर आप रैंडम डांस कर रहे हैं और अगर यही डांस सिंक्रोनाइज्ड वे में हो जाए, एक जैसे स्टेप सारे परफॉर्म करें, सेम टाइम पे जंप करें, सेम टाइम पे वेव करें, सेम टाइम पे स्पिन करें, डांस एक तरह का हो, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एटम रैंडम मूव करेंगे तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं होगी। लेकिन अगर तमाम एटम यकसा एक तरह की मूवमेंट शो करना शुरू कर दें, सारे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बना दें और वो एक ही हरकत में एक ही तरह मूव करे, तो हमने इस स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोला था? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसको बनाने के लिए कितना टेम्परेचर करना पड़ता है? -273 डिग्री। यानी कि ये लैब की हद तक तो आपको ये मैटर मिलेगा, डेली लाइफ के अंदर आपको ये कहीं इस तरह का मैटर नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने लिक्विड क्रिस्टल पढ़ाया था आपको। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? टेम्परेचर सेंसर होता है। जहां टेम्परेचर बदलता है वहां पर रंग बदलने की सलाहियत होती है लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। इसकी मिसाल थी एलसीडी के अंदर मैंने आपको दिखाया था, थर्मामीटर में दिखाया था आपको। ठीक है, ये सारा मैंने आपको डिटेल से सिमुलेशन के थ्रू पढ़ाया था। इसके बाद एक वर्कशीट हमने की थी, उस वर्कशीट में हमने देखा था कुछ हमने खसूसियात लिखी थी और उन खसूसियात को हमने स्टेट ऑफ मैटर के साथ क्या किया था? मैच किया था। फर्दर हमने फिर एलोट्रोप पढ़ा। एलोट्रोप क्या था? सिंपल, एलोट्रोप थी बहरूपियत। एक ही केमिकल डिफरेंट हालतों में पाया जाता है। जैसे कार्बन डायमंड में भी होगा, कार्बन ग्रेफाइट में भी होगा, कार्बन ग्रेफाइट के आगे ग्राफीन बनाते थे और ग्राफीन को रोल करके हम कार्बन नैनोट्यूब भी बना सकते थे और बक्की बॉल्स भी बना सकते थे। हमने ये सारा डिटेल से पढ़ा था, अब इसको उतनी डिटेल से नहीं पढ़ सकते। फर्दर कल फिर हम आगे लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैटर अगर खालिस है, प्योर है, तो हमने क्या बोला? सब्सटेंस। प्योर मैटर दो हालतों में पाया जा सकता है, या अकेले एटम की शक्ल में, उसको एलिमेंट कहेंगे, या दो एटम इकट्ठे मिलकर एक नई चीज बनाएंगे, उसका नाम क्या था? कंपाउंड। मैटर अगर खालिस हालत में नहीं पाया जाएगा तो उसको मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर अगर यकसा नजर आएगा तो होमोजेनस बोलेंगे, अगर डिफरेंट नजर आएगा तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजिनस बोलेंगे। होमोजेनस हेट्रोजिनस में डिटेल से फर्क देखा। होमोजेनस इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस। होमोजेनस को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। जो आज हमने सॉल्यूशन पढ़े ना, नमक को पानी में डालो हल हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर हैव अनदर नेम कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस। बार बार बता रहा हूं आपको, ट्रू सॉल्यूशंस। आगे चलते हैं। फिर हमने देखा इनमें से कौन एलिमेंट है बेटा? ये एलिमेंट है एटॉमिक फॉर्म में,
ये भी एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये कंपाउंड है और ये क्या था, मिक्सचर था। फर्दर हमने कंपाउंड की खसूसियात को पढ़ा और होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है इस पे हमने कल बात की। फर्दर हमने हेट्रोजेनस की टाइप्स पढ़ी थी। हेट्रोजेनस दो तरह का होता है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स क्या थे सारा मैंने आपको डिटेल से बताया कि कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल इतने होते हैं कि वो लाइट को रोक लेते हैं। कोलाइड्स नॉर्मली आम आंख से लगता है कि होमोजेनस है, लेकिन इसके अंदरूनी मामला देखा जाए, अंदर जाके देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो आपको होमोजेनिटी नजर नहीं आती, हेट्रोजेनिटी नजर आती है। टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशन के बारे में कल मैंने बताया था आपको कि सस्पेंशन आम आंख से भी हेट्रो नजर आता है और माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी हेट्रो नजर आता है और ये लाइट को ब्लॉक करने की सलाहियत रखता है। फिल्टर करने पे सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर में से गुजर नहीं सकते। ये कल सारा मैंने आपको बता दिया था। ओके स्टूडेंट्स, और फर्दर आज हमने डिस्कशन की है होमोजेनस। ट्रू सॉल्यूशन कौन होते हैं, जैसे चीनी को पानी में डाल दिया, नमक को पानी में डाल दिया तो वो यकसा हल होगा, अंदरूनी मंजर भी इसका यकसा होगा और बैरूनी मंजर भी इसका यकसा होगा। फिर हमने देखा किस तरह टेम्परेचर को बढ़ाकर किसी चीज की सोलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। 95% साल्ट ऐसे होते हैं कि आप उन्हें गर्म करो उनकी सोलेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक बात मैंने जानबूझ के नहीं बताई, वो आप लोग क्लास में अपने टीचर से डिस्कस करें कि ये ग्राफ, एक ग्राफ ऐसा है जो टेम्परेचर के बढ़ने पर ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा है। ज्यादातर ग्राफ सोलेबिलिटी के, हल होने की सलाहियत के, टेम्परेचर के बढ़ने पर ग्राफ ऊपर को जा रहे हैं। यानी ज्यादातर साल्ट गर्म पानी में ज्यादा हल होते हैं, लेकिन एक साल्ट ऐसा है जो गर्म पानी में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी हल पजीरी बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम। नाम है उसका सीजियम सल्फेट। खुद सोचने की कोशिश करो क्यों। बाकी मेरे अब जितने भी दोस्त हैं टीचर्स, उनसे रिक्वेस्ट है क्लास में बच्चों को एंगेज करें, क्लास में बच्चों से डिस्कशंस करें। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है उसको मेरे साथ इंटरेक्ट करवा दें, आप खुद डील कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको मुनासिब लगता है। कल टेस्ट क्या होगा, पहले मैं टेस्ट अनाउंस कर दूं। चैप्टर 2 के 7 एसएलओ हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी। चैप्टर 2 के 7 एसएलओ हैं, इन एसएलओ पे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट बनेगा कैसे देखें, वेरी सिंपल। टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट का मतलब है कि आपको एनालिसिस हो जाए कि जो सीखा है वो आपको आता है। हम लोग एक बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं और वो क्या है कि हमें कंसेप्चुअल स्टडीज में इतनी अच्छी ग्रिप मिल जाए कि हम किताब से आजाद हो जाएं, हम दुनिया की कोई भी किताब पढ़ें हमें चीजें समझ आ जाए। तो मैं आपके लिए टेस्ट बनाऊंगा जिनके अंदर आंसर्स एक लाइन के होंगे, सिर्फ एक लाइन में आंसर होगा। आपसे दो टोक पूछा जाएगा, ये है बताओ ये क्या और ये क्या, बस। ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, क्यों है, आपने एक लाइन में जवाब देना बस। अब वो एक लाइन आप उर्दू में लिख लो, एक लाइन आप इंग्लिश में लिख लो, एक लफ्ज भी हो सकता है जवाब। यानी टेस्ट का मकसद आपकी खूबसूरत राइटिंग को देखना नहीं है। टेस्ट का मकसद 5 लाइनों में जवाब लिखा है, 4 लाइनों में जवाब लिखा है, ये नहीं है। टेस्ट का मतलब है कि इस एसएलओ की समझ आई है या नहीं आई। उसके लिए मैं एक जबरदस्त टेस्ट तश्कील दूंगा जिसमें क्वेश्चन के आंसर एक लाइन, एक वर्ड या 3 वर्ड या 4 वर्ड, एक लाइन से ज्यादा आंसर नहीं होगा। और मैं इस चीज का माइंड नहीं करूंगा। आपने अगर उनका जवाब देखना है किताब खोल के देख लो, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट फेज के टेस्ट हैं उसमें सिर्फ हमने ये यकीन हासिल करना है कि हमें एसएलओ समझ आ गया। जो सेकंड फेज में टेस्ट आएंगे वो फिर बोर्ड पैटर्न पे तैयारी करने के लिए आएंगे। अभी हमने अपने आप को यह क्लियर करना है कि हमने जो पढ़ा है कंसेप्चुअली वो क्लियर है। अब उसके लिए चाहे किताब खोल लो, किताब से हेल्प ले लो, खुद पढ़ लो, खुद समझ लो, एक लफ्ज में जवाब लिखना है आपने। तो इंशाल्लाह मैं टेस्ट की वीडियो भी बना देता हूं आज, उसका फीडबैक भी बना दूंगा, कल तक वो अपलोड हो जाएगा। आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करें। हार्ड कॉपी में है, वेरी गुड। अगर हार्ड कॉपी में नहीं है, सबके पास मोबाइल है, पीडीएफ में डाउनलोड कर लो, टेस्ट को सामने रखो, पेपर पे लिखना शुरू कर लो। या टीचर्स आपके पास हैं, आपके टीचर्स आपको असिस्ट कर लेंगे इस काम में, वो मसला नहीं है। बाकी अब मैं अपने आप को रोक रहा हूं। तमाम टीचर्स क्लास में
बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो डील करें। मेरे से कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो मैं उसके आंसर देने लगूं। आप जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा है, सीजियम सल्फेट का ग्राफ ऊपर नहीं गया नीचे गया है, इसकी वजह मुझे चाहिए। रेनेसेंस स्कूल आपने हाथ खड़ा किया। जी हमने लास्ट टाइम आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं ठीक आपका बेटा, आवाज नहीं आ रही। स्कूल वालों के पास टेस्ट। कामरान पब्लिक स्कूल, रेनेसेंस स्कूल, आपकी आवाज नहीं आ रही। कामरान पब्लिक स्कूल, आप रेनेसेंस वाले टाइप कर लें। कामरान पब्लिक स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका? जी आपका गालिबन सवाल है बुक से पेपर आएगा, कुछ ऐसा ऐसा पूछा आपने बेटा? कामरान पब्लिक स्कूल में जो बच्चे ने सवाल किया वो क्या है, मुझे जरा क्लियर समझ नहीं आया। मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? देखो सॉल्यूशन भी मिक्सचर ही है, सॉल्यूशन भी मिक्सचर ही है, लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसका आम आंख से नजर आने वाला मंजर, जिसे हम जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू, बस के मुझे जरा, मैक्रोस्कोपिक व्यू, वो भी एक जैसा हो और उसका इंटरनल मामला भी एक यकसा हो, वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन और मिक्सचर में फर्क नहीं है, होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। जी अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन है आपका? गर्ल्स जी जी मैंने लास्ट में ये जवाब लेना आप सबसे, ये लाइन नीचे क्यों जा रही है इसको नहीं भूलना। चलें चलें शाबाश। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, गर्ल्स क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? माइक से आवाज नहीं आ रही। इनका माइक म्यूट अनम्यूट, आपका बेटा माइक अनम्यूट है, आप अपने एंड पे सेटिंग चेक करें, आपके वहां से वॉइस कनेक्टेड नहीं है। सर हाँ जी हाँ जी, सर वो ग्राफ इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है। क्या बात है, ये इस तरह के बच्चे चाहिए मुझे। जवाब दे दिया ना उसने, ये ग्राफ इसलिए नीचे जा रहा है। अब मैं इसको मजेदार मिसाल में समझाता हूं। आपका जवाब ठीक है, शाबाश। 1000 रुपए का इनाम दिया जाए इन्हें, तस्वीर भेज के ना PDF बना के इन्हें 1000 रुपया सेंड किया जाए, ये वहां से फोटोकॉपी कर लेंगे। ठीक है चलें, जवाब सुने, बड़ा जबरदस्त जवाब है। मैं आपको मिसाल देता हूं। गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी में आपकी बॉडी में से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। अब मैं गर्मियों में घर गया हूं और घर वालों ने मुझे गर्म पानी दे दिया, पिए, तो मैं घर में जाऊंगा या घर से बाहर आ जाऊंगा? ऑब्वियसली मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं घर से बाहर आ जाऊंगा। याद रखें, ऐसा साल्ट जो पानी में आए और पानी में हीट रिलीज करे, आपने उसको हीट नहीं करना, नहीं तो वो पानी से बाहर आ जाएगा। पानी से बाहर आने का मतलब पानी में हल नहीं होगा। ऐसा साल्ट जिसको पानी में डालो और पानी में हीट रिलीज करे, उसको गर्म नहीं करना। उसको गर्म करोगे तो वो हल नहीं होगा, वो जो हल है वही बाहर आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देने वाले तमाम साल्ट, उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उनका ग्राफ नीचे आएगा। सर्दियां आ गई हैं, फर्ज करो सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों में क्या रिक्वायर्ड है? बॉडी को हीट चाहिए। घर जाऊंगा, घर वाले मुझे सर्दियों में ठंडा पानी दे दें, मुझे तो नहीं चाहिए ठंडा पानी। तो याद रखें, ऐसे साल्ट जिनको आप पानी में हल करें और वो पानी से हीट एब्जॉर्ब कर लें अपने आप को हल करने के लिए, आपने अगर उनको मजीद हल करना है तो हीट दो। आपने उनको हीट देनी है तो उन्होंने हल होना है, और ज्यादातर साल्ट यही करते हैं। देखो सबके ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, सबको हीट दे रहे हो, हल हो रहे हैं, हीट दे रहे हो,
हल हो रहे हैं। एक ऐसा है जिसको हीट दी, वो हल होने की बजाय उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो गई, क्योंकि वो कौन सा रिएक्शन शो करता है, सॉरी रिएक्शन नहीं, कौन सा प्रोसेस शो करता है, एक्सो प्रोसेस, एक्सो। जिसका ग्राफ नीचे आ रहा है वो एक्सो है, और जिनके ग्राफ ऊपर जा रहे हैं बेटा वो सारे के सारे क्या हैं, एंडो। एंडो वाले कोल्ड पैक बनाने में यूज होंगे और एक्सो वाले हॉट पैक बनाने में यूज होंगे। ये अल सईद एजुकेशन सिस्टम वालों को शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं इस तरह ही उम्मीद करता हूं। हाँ जी, ये बॉयज का क्वेश्चन है, अल सईद सिस्टम, रहीम यार खान बॉयज जी। सर NaCl जो है हमारे बुक में लिखा है कि ये ना तो हीट बढ़ाता है ना कम करता है, तो जब इसको हाँ देख, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आपने NaCl के बारे में पूछा ना, NaCl, ये देखो NaCl के बारे में आप जो ये बात कर रहे हो ना कि ना ये हीट रिलीज करता है ना ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ये बात किसी हद तक ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हो कि NaCl पानी में जाता है और पानी में हल होने के लिए ना वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, अच्छा रिलीज तो करता ही नहीं ना, एब्जॉर्ब करता है। एक मिनट जरा, अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, आप जरा, मैं चाहूंगा एक दफा सवाल दोबारा कर लें, मैं आपके सवाल को पहले सुनना चाहता हूं मुकम्मल। इसका माइक अनम्यूट करें जरा, हाँ जरा ऊंचा बोलो। ये ना तो हीट कम करता है ना बढ़ाता है, नहीं, किसने कहा आपको, ये नहीं है, ये हीट को कम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये ग्राफ देखो ना तुम, ये ग्राफ क्या सीधा है, फुल स्क्रीन करो जरा, फुल स्क्रीन करो। NaCl का ग्राफ क्या सीधा है, NaCl का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब ये थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करता है, हाँ ज्यादा नहीं करता। सिमुलेशन भी दिखा देता हूं, सिमुलेशन प्ले करें, सिमुलेशन, ये जरा गूगल पे जाएं। ये देखो, ये मैंने सोडियम क्लोराइड वाला बैग लिया, ये लो, ये सोडियम क्लोराइड वाला बैग लिया, जरा गौर करो, 21 डिग्री टेम्परेचर है, 21 डिग्री इस टाइम पानी का टेम्परेचर है। सोडियम क्लोराइड पानी में हल होने के लिए थोड़ी सी पानी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी करेगा, तो पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा गिरेगा। ये देखो, ये 21 से कहां पर आ गया, 17 पे आ गया। इसका मतलब पानी 21 डिग्री से 17 डिग्री पे आया, क्योंकि उसने पानी से थोड़ी सी हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। कितनी, ये लिखी भी हुई है यहां पर, इसको फुल स्क्रीन करो, कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया, 4 किलो जाउल हीट एब्जॉर्ब की पानी से। वो साल्ट जो पानी से बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले, वो पानी को उतना ठंडा करेगा, जो थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करेगा पानी को कम ठंडा करेगा। तो ये जो आपने बात की है ना, NaCl टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक है। अब दोबारा आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, फिर इसके बाद जिना साइंस मॉडल की मैं माइक अनम्यूट करूंगा जी। बॉयज क्लियर है, हाथ खड़ा कर दो ऐसे ही। ये जो है अल सईद एजुकेशन सिस्टम वाले, अगर आपको क्लियर होगी है मेरी बात तो हाथ खड़ा कर दो, गुड, शाबाश। जिना साइंस मॉडल स्कूल, NaCl को जब हम सालन में डालते हैं तो फिर जो प्याज होते हैं वो ब्राउन क्यों हो जाते हैं जल्दी? ब्राउन चावलों में डालते हैं, ब्राउन चावलों में नहीं, मतलब जब तड़का लगाने के लिए नमक डालते हैं तो नमक डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता, ये मैं अपनी मदर से पूछूंगा। प्याज का पूछ रहा है ये, आपका ना माइक से ना, माइक ना, तुम्हारा देखो मेरी माइक आपका कनेक्टेड नहीं है, माइक ना जूम पे कनेक्ट करो, आवाज सही आएगी। मुझे आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। सेकेंडली मुझे अपने जवाब ना व्हाट्सएप में भेज दिया करो, जैसे भी जब सवाल हैं, इधर मुझे आपकी ना आवाज समझ नहीं आ रही। मैं कमेंट में पूछ लो, कमेंट में पूछ लो। जिना साइंस मॉडल स्कूल, क्या आपका क्वेश्चन, आपने हाथ खड़ा किया? बट ऐसा साल्ट है जो हीट रिलीज भी नहीं करता और ऑब्जर्व भी नहीं करता? कोई ऐसा साल्ट नहीं है, कोई ऐसा साल्ट नहीं है जो हीट रिलीज भी नहीं करता, एब्जॉर्ब भी नहीं करता। कुछ ना कुछ हर कोई करेगा, कुछ ना कुछ हर कोई करेगा।
अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज रहीमयार खान, आपका माइक का इशू आ रहा है, मुझे सवाल सुनने में 2-3 दफा सुनना पड़ता है। आपसे गुजारिश है या तो टेक्स्ट में लिख के सवाल पूछ लें या माइक को सही तरह कनेक्ट करके जरा कम्युनिकेट करें, जैसे गर्ल्स ने किया ना, उनकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, कामरान पब्लिक स्कूल तौनसा, आपने हाथ खड़ा किया है, अपना क्वेश्चन करें। सर हैवी वाटर और हॉट वाटर में क्या फर्क है? वेरी गुड क्वेश्चन। हैवी वाटर और हॉट वाटर में क्या फर्क है? सवाल आपने वो किया है जिसका जवाब तीसरे चैप्टर में है, लेकिन मैं भी जवाब आपको दे देता हूं। पीरियोडिक टेबल लिखें यहां पर, पीटी, आप सबने पीरियोडिक टेबल खोलना है। दिखाओ जरा एक मिनट। मैं आपको इसका जवाब देता हूं जी, हैवी वाटर वाले का। ये ले जी, ये सिमुलेशन आ गई है, इसमें इसका जवाब है। पहले मैं ये इनका जवाब दे दूं कामरान पब्लिक स्कूल। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, ये मैंने हाइड्रोजन को एक वेट बैलेंस पे रखा है। याद रखिएगा बेटा, हाइड्रोजन के कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जो आइसोटोप हैं वो 2 हैं, यानी हाइड्रोजन आपको इस शक्ल में भी मिलेगा, हाइड्रोजन आपको इस शक्ल में भी मिलेगा। कुदरत के अंदर 99% हाइड्रोजन आपको मिलेगा, ऐसा हाइड्रोजन जिसको हम हाइड्रोजन 1 कहते हैं, और 0.0115% आपको हाइड्रोजन मिलेगा जिसको हाइड्रोजन 2 कहते हैं। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 1 में फर्क क्या होता है? हाइड्रोजन 1 हल्का होता है, हाइड्रोजन 2 का वजन ज्यादा होता है। यूं ही समझ लो, अगर मैं हूं, मेरा वजन 5 किलो कल बढ़ जाए, तो हूं तो मैं, लेकिन मेरा वजन बढ़ गया, तो मैं अब आइसोटोप बन गया हूं। पहले सवाल समझ लें। तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 का केमिकल बिहेवियर सेम होता है, इनके अंदर वजन का फर्क पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा। अब वो वाटर जिसमें हाइड्रोजन 2 वाले एटम है वो हैवी होता है, और वो वाटर जिसमें हाइड्रोजन 1 है वो नॉर्मल वाटर होता है जो पीते हैं हम लोग। ये तो हो गया हैवी वाटर। हैवी वाटर बनता है हाइड्रोजन 2 से। व्हाट इज हाइड्रोजन 2? हाइड्रोजन 2 इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1। एंड व्हाट इज आइसोटोप? 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अब रही हॉट वाटर। हॉट वाटर तो वही है जिसको आपने गर्म कर दिया, वो हॉट वाटर है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब किसी और ने हाथ खड़ा किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। फरहान पब्लिक स्कूल ने हाथ खड़ा किया था। फरहान पब्लिक स्कूल ने हाथ खड़ा किया था, किधर गया? हाँ जी, फरहान स्कूल सिस्टम, दोबारा हाथ खड़ा कर सकते हैं। अल सईद एजुकेशन सिस्टम रहीमयार खान गर्ल्स जी, बायो कलेक्शन भी होने। डिस्टिल वाटर, पिल। अच्छा मैं बताता हूं, ये मुझे अभी आप में से कोई बच्चा मुझे कहे जी मैं सर पानी पी लें, ग्लास में पानी ला के दे, नलके से ला के देगा, फिल्टर से ला के दे देगा, वो है टैप वाटर। उस पानी में मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं, कैल्शियम आयंस भी होते हैं, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं जो हम पी सकते हैं। इसे बोलते हैं टैप वाटर, इसे बोलते हैं मिनरल वाटर भी कहते हैं। डिस्टिल वाटर होता है कि पानी के अलावा एक चीज भी ना हो उसके अंदर, वो डिस्टिल वाटर है। और डिस्टिल वाटर टैप से नहीं मिलता, डिस्टिल वाटर सिर्फ लैब में मिलता है, लैब में ही पड़ा होता है, उसमें पानी 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 के अलावा और कोई चीज नहीं होती। तो वो वाटर जिसमें पानी के अलावा कुछ और ना हो उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और तजर्बा करना हो पानी के साथ तो हम डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज जी, बॉयज हाँ जी, अब आ रही है आवाज। ग्राफ के ऊपर आप पैराग्राफ देखें ना, उससे पढ़े तो उसमें उन्होंने बात की हुई कि NaCl ना हीट अब्सॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, तो उसे डिफाइन करें ना जो किताब में है हमारी। हम तो अगर पढ़ते हैं तो उसे देख के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं NaCl ना हीट अब्सॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है। आप ये कौन सी बुक आपके पास है? केमिस्ट्री की कैंटम की बुक है। मैं आपको बताता हूँ, ये
ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये जो ग्राफ ब्लू कलर का नजर आ रहा है NaCl का, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। नॉर्मली किताबों में, क्योंकि किताब एक, उसमें हमने किताब को उसमें यूज करना होता है, एक रेफरेंस यूज करना होता है जो मैक्सिमम किताबों में लिखा होता है। किताब में पढ़ोगे तो लिखा यही होगा कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। हालांकि जब प्रैक्टिकल करते हो तो स्लाइड चेंज आता है, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का चेंज आता है। इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर किसी किताब में ये लिखा है कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो उसकी वजह है PCDB और कुछ किताबों का रेफरेंस। चूंकि किताब में एक कन्वेंशन चल रही होती है, कन्वेंशन का मतलब है जो चीज़ एक राइज हो चुकी होती है वो चल रही होती है। हाँ, जब आप एज अ टीचर पढ़ा रहे होते हो तो एज अ टीचर आपका यही काम है कि बच्चों को बता दें ये कन्वेंशन के तौर पे ठीक है बात, कि ये लिखना कि NaCl को पानी में डालो तो कोई ज़्यादा चेंज आता नहीं है, इसलिए किताब में लिखा होता है कि ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा चेंज। लेकिन हकीकत में क्या है, तुमने यही समझना है कि बाकी सबके ग्राफ में स्टीपनेस ज़्यादा है, सबका ग्राफ राइज कर रहा है। NaCl का ग्राफ ऑलमोस्ट स्टेट है। ऑलमोस्ट स्टेट होने का मतलब क्या है कि कोई खास तब्दीली नहीं आ रही। अब वो खास तब्दीली को अगर तुम मेजर करोगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री तक टेम्परेचर चेंज होता है। अब इस बात को किसी किताब में ये लिखा जा सकता है, ये लिखा भी होगा कि नो चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन तुम्हें बैकएंड पे पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन एक कन्वेंशन के थ्रू, एक रवायत को बरकरार रखने के लिए, चूंकि किताबों में ये बात अक्सर लिखी जाती है और लिखी आ रही है, इसलिए इस किताब के अंदर ये बात को कोट कर दिया गया है। ओके ओके जी, आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट है, बाकी इंशाल्लाह ताला सवाल बाद में देखेंगे। फरहान स्कूल का एक छोटा सा क्वेश्चन है।